प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक कविता के प्रमुख स्वर में सुदामा पांडे धुमिल का नाम लिया जाता है। शास्त्र तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सुदामा पांडे धुमिल की दो कविता प्रौढ़ शिक्षक मोचीराम संकलित हैं। सुदामा पांडे धुमिल ने कुल 122 कविताएं लिखी। एक से एक बढ़कर अच्छी कविताएं हैं। इनके 3 काव्य संग्रह साहित्य जगत में सामने आए, हिंदी साहित्य जगत में। पहला काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, दूसरा काव्य संग्रह जिसका नाम था कल सुनना मुझे, और तीसरा काव्य संग्रह जिसका नाम है सुदामा पांडे धुमिल का प्रजातंत्र। इस नाम से ये क्रमशः 1972 से लगाकर 1984 तक ये प्रकाशित हुए। धुमिल कुल 39 वर्ष की आयु प्राप्त की, लेकिन अल्पायु में भी उन्होंने जो कविता लिखी, सशक्त स्वर दिया, उसमें किसानों, मजदूरों, पीड़ित लोगों की दर्द की अभिव्यक्ति की है अपनी कविताओं के माध्यम से। और उनकी कविताएं सीधा ही प्रखर व्यंग्य करती है समाज के विसंगतियों पर। तो आज हम प्रौढ़ शिक्षा कविता के बारे में चर्चा करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा कविता एक बार आप सुन लीजिए, फिर इसकी हम समीक्षा करेंगे। कुछ अंश मैंने इससे हम पर उतारे हैं, लेकिन एक बार पूरी कविता सुन लीजिए। प्रौढ़ शिक्षा। काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारा लिखता हूँ और तुम्हारा मुंह किसी अंधी गुफा की द्वार की तरह खुल जाता है। यह भविष्य यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की शरबत पर बोलता है, और ये उस आदमी का भविष्य जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की शरबत पर बोलता है, मुहावरों के हवे हमले से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधाधुंध है, जो खोए हुए सांस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर से चुप है, जो किताबों के बीच में जानवर से चुप है। यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया। लालटेन की लो जरा और तेज करो, उसे यहाँ पेड़ में भी गड़ी हुई किले से लटका दो। हाँ, अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार ये सबको बतलाना चाहूँगा। आज के सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार ये सब बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। कल मैंने कहा था कि वो दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे, उसी दिन उबर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारा लूटा निशान सहन डूबकर मर गई थी। तुम अपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतने की बस दूर दूर चार थे, इतने कहना जानते थे, सीधे सरल थे, मगर चालाक स्वराजी है। मगर चालाक स्वराजी है, जिन्होंने स्वराज्य प्राप्ति की और संघर्ष किया, लेकिन बाद में उनका जीवन बदल गया और वो भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढे में गिरने लगे। मगर चालाक स्वराजी है, आगे वो धुमिल कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा कविता में कि मगर चालाक स्वराजी है, आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों को मौसम जी रहे थे, अपने अपने दराजों के पास में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे थे, सफेद घोड़ा पी रहे थे। तुम्हें उन्हें आगे वो कहते उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्ते पर डालती थी। वह सच्चा प्रतिपुत्र है, वो संसार का अन्नदाता है। ये किसानों को कहा जाता था कि वो सच्चा प्रतिपुत्र है, वो संसार का अन्नदाता है। इस तरह से कह के महिमा गान किया, लेकिन वास्तव में उनका किसानों मजदूरों शोषण किया गया। इसलिए वाक्य धुमिल कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा कविता में, मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य धोखा है तो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। लहलाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती चिड़िया, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। क्या तुमने कभी सोचा है, आगे धुमिल कहते हैं उनको झकझोरते हुए किसानों को, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा जो बुरा हाल है उसकी वजह क्या है? किसान आज भी दलित पीड़ित हैं, तो ये जो बुरा हाल है किसानों का, उनकी वजह क्या है?
उसी धूमिल आगे उनकी व्यथा का चित्रण करते हुए कहते हैं इसकी वजह वह खेत है, इसकी वजह वो खेत है जो तुम्हारे भूख का दलाल है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सत्य है जिसे सकारात्मक हर आदमी झिझकता है, मगर तुम खुद सोचो। अब वो सोचने के लिए यूज करते हैं नहीं, मगर अब तुम खुद सोचो कि इस डबरे में डूबता सूरज खेत की मेड़ पर खड़े आदमी एक लंबी परछाई से और क्या दे सकता है। काफ़ी दुविधा के बाद मुझे सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ी है। यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब गली है, तुम्हारे पसले पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है और पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती है, लेकिन इतना काफी नहीं है। आगे वो कहते हैं, धूमिल कविता के अंतिम अंश की ओर बढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं फिर कहता हूँ हर आदमी गली मिट्टी की तरह मत करो, तलो पकड़ो, अमर बेली की तरह मत जियो करो, जड़ बदलो, अपने आप को बदलो। ये दुनिया बदल रही है और ये रात है, सिर्फ रात इसका स्वागत करने के लिए शब्दों के नए परिचय को लेकर चल रही है। इस प्रकार ये प्रौढ़ शिक्षा कविता का पूर्ण अंश समाप्त हुआ। अब जो प्रमुख अंश है उनकी हम समीक्षा करते हैं। धूमिल प्रौढ़ शिक्षा आप सभी जानते हैं, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात सरकार ने जो निरक्षर थे, अधिकारी वर्ग के थे, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षाओं की व्यवस्था की। गाँव में रात्रिकालीन कक्षाओं के माध्यम से उन प्रौढ़ों को शिक्षा के उजारे के माध्यम से उनको जागृति लेकर वो जीवन में उन्नति करें, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। तो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से धूमिल कहना चाह रहे हैं, मुझसे देश प्रकार है कि काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ और तुम्हारा मन किसी अंधी गुफा के बाहर की तरफ खुल जाता है। वो शिक्षक पढ़ना चाह रहा है, वैसे शुरू प्रारंभिक शब्द है हिंदी साहित्य का, लेकिन बेचारे किसान के मुख से नहीं। क्यों? वो दर्द से करा था, दिन भर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन उसका प्रतिफल पूर्ण मिल नहीं पाता है, इसलिए वह इस तरह से उसके मुख से उच्चारण निकलता है। क्योंकि की अभिव्यक्ति, दर्द की अभिव्यक्ति वो अपना किसान करना चाहता, लेकिन उसके दर्द को दूर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो आगे कहते हैं किसानों के लिए, तुम अपट थे, गंवार थे, इस तुम्हारा दर्द की सुनाई की सुनी की, तुम अपट थे, गंवार थे, सीधे थे कि बस बहुत चाहते। किसान सरल सादगीपूर्ण जीवन जीता है और वो छल कपट नहीं जानता है, इसलिए वो गंवार कहलाता है, लेकिन अनपढ़ कहलाता है। लेकिन उसकी यदि वो शिक्षा के माध्यम से जागृति आती है तो वो अपने दर्द की अभिव्यक्ति कर सकता है, उसका शोषण दूर हो सकता है। तो इन साक्षरता के माध्यम से धूमिल ये कहना चाहते हैं कि यदि किसान, मजदूर, श्रमिक साक्षर हो जाए, शिक्षित हो जाए, तो वो अपने आप में जागृत हो सकते हैं और उनका कोई शोषण नहीं कर सकता है। संसार में दो ही वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग जो शोषण करता है, दूसरा शोषित वर्ग जिनका शोषण होता है। तो कई वर्षों से, पीढ़ियों से किसानों का शोषण होता रहा। पहले जमींदार वर्ग करते थे, जमींदार वर्ग इसलिए किसानों के बारे में कहा जाता है कि वो ऋण में ही उसका जन्म होता है, ऋण में ही उसका देहांत हो जाता है और कई वर्षों तक ऋण चुकाता रहता है, उसकी जमीन तक बिक जाती है। लेकिन फिर भी किसान उसी हालत में है, गरीब है, जबकि उसको अन्नदाता कहा जाता है, अन्न देने वाला, उपजाने वाला। इतनी कठोर मेहनत करता है, फिर भी उसका प्रतिफल पूर्ण नहीं मिल पाता है, इसलिए तरह तरह के आंदोलन होते हैं। यदि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, उनमें साक्षरता के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जागृति आती है तो वह अपना प्रतिफल पूर्ण प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो धूमिल आगे कहते हैं, विशेष तौर से जागृत करते हुए कहते हैं, इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर आदमी, इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर आदमी गीली मिट्टी की तरह मत करो, तलो पकड़ो, अमर बेली की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो। यानी अभी तक वो दूसरों पर पराश्रित होकर, अमर बेली की स्थिति जानते हैं कि अमर बेल है, दूसरे पेड़ों के सहारे बढ़ती है, परजीवी है, लेकिन वो अधिक समय नहीं जीवित रह पाती है। इस तरह किसान, मजदूर जो
दूसरों के सहारे आश्रित होकर जीता है और अपना उसका शोषण होता जाता है, वह अपनी मेहनत का पूर्ण प्रतिफल नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए वो कहते हैं तनो अकड़ो। तनने का मतलब है खड़े हो, अपने लिए जागृति के लिए स्वाभिमान के साथ खड़े हो। अकड़ो यानी अपने हक के लिए खड़े हो। तनो स्वाभिमान के साथ जियो और अमर बेल की तरह मत जियो। अमर बेल होकर पराजित होकर नहीं, बल्कि जड़ पकड़ो। अपने जो प्राचीन भारतीय जो संस्कृति रही है उनके संस्कारों के साथ ग्रामीण परिवेश में रहते हुए अपने जड़ के साथ, अपने संस्कारों के साथ, स्वाभिमान के साथ जीना सीखें, ये कहना चाहते हैं धूमिल। और अंत में वो कहते हैं बदलो, अपने आप को बदलो, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जमाने के अनुसार बदलने के लिए धूमिल कहते हैं कि बदलो, अपने आप को बदलो। कुछ जो किसान है नशे में कुरीतियों के साथ अंधविश्वास जीता है, उन सबको छोड़ छाड़ के अपने नए जमाने के अनुसार अच्छे शिक्षा लेने के लिए, अच्छी शिक्षा लेने के लिए वो कहते हैं कि बदलो, अच्छे शिक्षा और संस्कार लेकर अपने आप बदलने की बात करते हैं। बदलो, अपने आप को बदलो, ये दुनिया बदलिए, क्योंकि दुनिया में भी परिवर्तन हो रहा है, तो दुनिया के अनुसार अपने आप को भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और ये रात है, सिर्फ रात, इसका स्वागत करो। अब रात का स्वागत क्यों कर रहे हैं धूमिल? रात इसलिए कह रहे हैं कि प्रौढ़ शिक्षक जो कक्षा लगती थी, क्योंकि दिन भर किसान खेत में काम करता था, तो रात्रि में उसको समय मिलता था, तो रात्रि में कक्षा लगती थी, तो वो रात है। उस रात में प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उसको जीवन उजियारा है, इसलिए उस रात का स्वागत करने कहते हैं। और साथ में ये कहते हैं कि ये रात, सिर्फ रात, इसका स्वागत करो, यह तुम्हें शब्दों के नए परिचय पर लेकर चल रही है। इन प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं के माध्यम से किसान, मजदूर, श्रमिक यदि साक्षर होता है, शिक्षित होता है, नए शब्द सीखता है, नए संस्कार और नए जमाने के समझने का प्रयास करता है, तो उसका शोषण नहीं होगा, वो भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं का विरोध कर सकेगा और अपना मेहनत का पूर्ण प्रतिफल ले सकेगा, उनके जीवन में बदलाव आए। इसी के कारण से धूमिल प्रौढ़ शिक्षा कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, किसान, मजदूर, इन सब का शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन में उजाला है, उनके जीवन में अपन का स्तर सुधरे, वो उन्नति के पथ पर आगे बढ़े और देश को उनका जो योगदान है वो उसको मिले। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारतीय आत्मा गाँव में बसती है और आज भी 3/4 जनता है कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसानों की दयनीय हालत है। कई बार वो आत्महत्या के लिए भी मजबूर होता है। तो इस किसानों की व्यथा को दूर करने की आवश्यकता, उनके दर्द को समझने की आवश्यकता, उनके आहार को समझने की आवश्यकता है। और आहार से वहाँ तक की जीवन की यात्रा है, वो किस तरह उसके जीवन में खुशहाली आए, तो अपने आप को शिक्षा के माध्यम से बदले, शिक्षित हो, अच्छे संस्कार ले, जमाने के साथ अपने आप को बदले। प्रौढ़ शिक्षा वाली कविता स्वतंत्र भारत की प्रमुख कविता है, लेकिन आज भी ये प्रासंगिक है। आज भी डिजिटल साक्षर होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कंप्यूटर का ज़माना है। क्योंकि 1975 में उनका ब्रेन ट्यूमर से देहांत हो गया था, लेकिन आज होते तो वो कंप्यूटर शिक्षा पर ज़्यादा बल देते। डिजिटल साक्षर होने की भी आवश्यकता है, किसान, मजदूर सबको, ताकि अपने आप को जमाने के साथ वो चल सके, अपना आपका जीवन में परिवर्तन ला सके और वह अपने देश को में भी उन्नति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे सके। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा कविता के माध्यम से सुदाम पांडे धूमिल ने एक किसानों को, मजदूरों को जो जागृति का संदेश दिया है, उनकी यदि भाषिक अभिव्यक्ति पर ये तो भाव पक्ष हुआ और इनकी कला पक्ष भी समीक्षा करें, तो कला पक्ष में इनकी जो भाषा है बिल्कुल
साधारण एक ग्रामीण परिवेश से पूर्ण शब्दावली है, जैसे खड़िया शब्द है, तख्ता है, अ से आ, इतना गंभीर छोटे से उच्ची पंक्तियों में उन्होंने बहुत गहरा रहस्य व्यक्त किया है। उनके दर्द को अभिव्यक्ति किस तरह के शब्दों में वो कह देते हैं अपनी बात, ये महत्वपूर्ण है। तनो पकड़ो, जड़ पकड़ो, इस तरह से छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से इतने शब्दों का चयन किया है, इतना बढ़िया चयन किया है कि वो अपना आप को सशक्त व्यक्ति की ओर ले जाते हैं। और अमरबली शब्द काम में लिया है, एक तरह से व्यंग्य किया है कि हमें परजीवी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना आप को बदलना चाहिए। और जड़ पकड़ने के साथ साथ जमाने के अनुसार बदलने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है कि हमें जड़ तो पकड़े ही, ग्रामीण परिवेश अपने ग्रामीण जो संस्कृति है, संस्कार है, उनको तो हम पकड़ के नहीं, लेकिन साथ में जमाने के अनुसार भी बदलें। पहले अनपढ़ थे, काम चल जाता था, लेकिन अब साक्षर होने की आवश्यकता है ताकि हम नए जमाने को समझ सकें, नए जमाने के अनुसार चल सकें। और साथ में ये कहते हैं कि शब्दों का नए परिचय होना चाहिए। शिक्षित समाज होगा तो देश की जो नई नई योजना आ रही है, नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं, उनको किसान समझ सकेगा, उनका पूरा परिलाभ ले सकेगा। और इस प्रौढ़ शिक्षा कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी प्रकार किसान, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका जीवन स्तर सुधरे, वो साक्षर होकर अपने मेहनत के बल पर जो कुछ भी अर्जित करता है उसका पूर्ण प्रतिफल मिले। और प्रौढ़ शिक्षा कविता के माध्यम से सुधा पांडे में अपनी बात कहने में सफल रहे हैं। ये प्रौढ़ शिक्षा